गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने जो 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 चल रहा था, चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे थे अपन जैव रसायन, उसके बारे में बात कर रहे थे अपन। जैव रसायन के अंदर अध्याय नंबर 10, देखो पाठ का नाम लिखते हैं अपन बायोकेमिस्ट्री। काफ़ी क्लासें हो चुकी है इस चैप्टर की। इस चैप्टर में अपन ने, देखो एक बार वापस बता रहा हूँ मैं क्या क्या पढ़ लिया। सबसे पहले अपन ने पढ़ा जैव रसायन के अंदर कार्बोहाइड्रेट के बारे में पूरी चर्चा कर ली। फिर उसके बाद में अपन ने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट के बाद में आपके प्रोटीन, जिसके अंदर अपन ने एमिनो अम्ल पढ़ लिया, पेप्टाइड पढ़ लिया है ना, पॉलीपेप्टाइड, इन सब के बारे में चर्चा कर ली। फिर उसके बाद में अपन ने बात की आपके एंजाइम के बारे में। एंजाइम कंप्लीट कर लिया अपन ने। एंजाइम कौन कौन से हैं, पाचक एंजाइम, वर्गीकरण, नामकरण, गुणधर्म, सारी चीज़ें। फिर उसके बाद में अपन ने पिछली क्लास तक कंप्लीट कर लिया आपके न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल का पूरा वर्गीकरण पढ़ लिया। ये सब कार्बोहाइड्रेट पर बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, प्रोटीन पर बन सकता है, एंजाइम पर बन सकता है, न्यूक्लिक अम्ल पर बन सकता है, और इस चैप्टर में बड़ा क्वेश्चन बनता है हर साल, मैंने बताया आपको, ठीक है ना। तो ये 4 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं अपने इस चैप्टर में, इसके अंदर आई बात समझ में। और इसके अंदर अपन ने लास्ट क्लास तक चर्चा कर ली कि न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के आरएनए और डीएनए, इनके अंदर अपन का इनका कंपोजिशन पढ़ लिया कि क्षार कौन से होते हैं, शर्कराएँ क्या होती है। इसके अलावा अपन ने बात कर न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं। और फिर उसके बाद में अपन ने इसके अंदर आरएनए व डीएनए, इनके अंतर भी पढ़ लिए लास्ट क्लास तक। आई बात समझ में। आरएनए और डीएनए में अंतर भी पढ़ लिए। तो ये 4 टॉपिक इस चैप्टर के बहुत बड़े बड़े टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके अलावा अपन को पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर लिपिड पढ़ना है, विटामिन पढ़ने हैं, वसा पढ़नी है, और इसके बाद में जो कुछ खाद्य पदार्थों के अंदर सुरक्षित कैसे रखते हैं उनको, उनके बारे में। तो आज की क्लास में अपन शुरू करेंगे अपना नया टॉपिक। ये 4 कंप्लीट हो गए आपके। आज अपन इसके आगे पढ़ेंगे न्यूक्लिक अम्ल के आगे, जिसके अंदर अपन चर्चा करेंगे लिपिड के बारे में, ठीक है, वसा। तो ये 4 हो गए कंप्लीट। आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो पीछे के वीडियो पहले देख लें, ठीक है ना। बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत ही सरल चैप्टर है। दैनिक जीवन से संबंधित बातें हैं इसके अंदर, और क्वेश्चन आता है हर साल। एक बड़ा क्वेश्चन आता है और एक छोटा क्वेश्चन आता है हर साल। पिछले साल का पेपर उठा के देख लें, उससे पिछले साल का पेपर उठा के देख लें, आप पता चल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो आप हेडिंग लगाएं सबसे पहले लिपिड। 4 कंप्लीट हो गए। 5वां नंबर 5 कह सकते हैं अपन, या फिर टॉपिक लिपिड। आई बात समझ में। क्या नाम है, लिपिड। इंग्लिश में भी लिख लो आप, LI, लिपिड्स, ठीक है। अब इसके बारे में अपन चर्चा करें आगे कि लिपिड क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो अपन लिपिड की परिभाषा लिखते हैं, या फिर ये लिपिड शब्द लिया कहाँ से गया है। तो आई बात समझ में। तो लिपिड शब्द क्या है, ग्रीक भाषा का शब्द है। क्या होता है, लिपिड का मतलब होता है, ये शब्द लिया हुआ है, देखो जो लिपिड शब्द है ये लिया गया है ग्रीक भाषा। ग्रीक भाषा का शब्द है, कौन सा शब्द, ग्रीक भाषा के लिपोज। ग्रीक भाषा के लिपोज शब्द से लिया गया है, और जिसका अर्थ होता है, ग्रीक भाषा के लिपोज शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है आपके फैट। इसका अर्थ क्या होता है आपके, लिपोज शब्द है जिसका अर्थ होता है आपके, लिया गया जिसका अर्थ होता है फैट, FAT, फैट्स, है ना। फैट को हिंदी में क्या कहते हैं अपन, अर्थात हिंदी में क्या कहेंगे इसको, वसा, है ना। फैट या वसा किसके अंदर, जैसे दूध, ये आपके घी, तेल, इनके अंदर वसा की मात्रा होती है आपके। आगे बात समझ में। तो लिपिड शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है लिपोज, जिसका अर्थ होता है फैट या फिर वसा, ठीक है। इसके बारे में अपन पढ़ते हैं लिपिड के अंदर वसा। इस वर्ग में अपन किन किन बारों में बात करते हैं, तेल है, मोम है, घी है, तेल है ना, इन सब के बारे में। तो आगे बात समझ में। पहली बात तो लिपिड किस, अब इसकी परिभाषा समझते हैं अपन।
देखो परिभाषा की बात करें अपन तो लिखें, आप परिभाषा लिखो इसकी कि जैव कोशिकाओं में जैव कोशिकाओं में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ, जो कोशिकाओं में पाए जाने वाले जैव कोशिकाओं में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ जो क्या होते हैं, स्पर्श में चिकने पदार्थ, जो स्पर्श में चिकने क्या होते हैं, स्पर्श में चिकने होते हैं। मतलब कार्बनिक पदार्थ कौन से, जो स्पर्श में चिकने, अगर वो जो चिकने पदार्थ होते हैं, जैसे आपने देखा होगा चिकने पदार्थ होते हैं, घी है, तेल है, चिकना पदार्थ है स्पर्श में, उसको अगर आप जल में घोलोगे तो वो घुलेगा क्या, घी कभी नहीं घुलेगा। तो स्पर्श में चिकने तथा क्या होंगे, जल में अविलेय। यही बात समझ में, जल में क्या हो, वो अविलेय हो। स्पर्श में चिकने तथा जल में क्या हो, अविलेय हो, तथा अध्रुवीय विलायकों में, जल में तो अविलेय हो लेकिन अध्रुवीय मतलब अध्रुवीय कार्बनिक पदार्थ, जैसे बेंजीन है, ईथर है, ये क्या अध्रुवीय है। 11वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा, ध्रुवीय अध्रुवीय पढ़े अपन ने सारी चीज़ें। तो अध्रुवीय कार्बनिक विलायकों में, अध्रुवीय कार्बनिक विलायकों जैसे क्या है, अध्रुवीय कार्बनिक विलायकों जैसे ईथर। इसके अलावा क्लोरोफॉर्म, क्या काम आती है, क्लोरोफॉर्म पढ़ा अपन ने 11वीं क्लास में पूरा, क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि, उपयोग, क्या काम आती है क्लोरोफॉर्म, बेहोश करने में है। क्लोरोफॉर्म तथा बेंजीन, ये क्या है, अध्रुवीय कार्बनिक विलायक हैं। बेंजीन में क्या होते हैं, बेंजीन में विलेय होते हैं। तो जल में तो अविलेय, लेकिन ईथर, क्लोरोफॉर्म और बेंजीन में क्या होते हैं, विलेय होते हैं। क्या कहलाते हैं आपके, विलेय होते हैं। क्या कहलाएंगे आपके, लिपिड कहलाते हैं। तो बहुत परिभाषा हो गई आपके लिपिड की कि चिकने पदार्थ होते हैं। पहली बात तो लिपिड क्या होते हैं आपके, लिपिड क्या होते हैं आपके, चिकने पदार्थ होते हैं, लिपिड कहलाते हैं। तो ये परिभाषा हो गई कि जैव कोशिकाओं में पाए जाने वाले, जैव यानी पादपों या जंतुओं की कोशिकाएं होती है, तो उनमें पाए जाने वाले जो कार्बनिक पदार्थ हैं, है ना, जैसे जिनको स्पर्श करने पर तो चिकने होते हैं। इसके अलावा जो जल में अविलेय होते हैं लेकिन अध्रुवीय कार्बनिक विलायकों, जैसे आपके ईथर हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, बेंजीन होगा, इसमें विलेय पदार्थ होते हैं, उनको अपन क्या कहेंगे, लिपिड कहेंगे। सिंपल सी बात, परिभाषा समझ में आ गई आपके कि लिपिड की क्या परिभाषा हो गई कि लिपिड वे पदार्थ होते हैं जो जल में अविलेय होते हैं लेकिन कार्बनिक पदार्थों में विलेय होते हैं। और ये भोजन, लिपिड या वसा, इसको हिंदी में क्या वसा कह सकते हैं अपन, है ना, इसका शाब्दिक अर्थ। तो वसा क्या है, जैसे घी तेल है, ये अपने भोजन का मुख्य स्रोत है ना। घी तेल डालते हैं, घर वाले डालते हैं ना घी, रोटी चोपड़ के खाते हो आप, है ना, बिना चोपड़ी हुई रोटी आपको भाती नहीं है। तो वो क्या है, सभी वो घी, वसा, फैट है, जिससे भोजन स्वादिष्ट बनता है। तो इसके अंदर अपन लिख सकते हैं कि इस वर्ग में अपन क्या रखते हैं, इस वर्ग में वसा, तेल, इस वर्ग में क्या लेते हैं, वसा, तेल, मोम, मोम भी क्या है, लिपिड है, मोम तथा संबंधित पदार्थ आते हैं। तो ये संबंधित पदार्थ आते हैं इसके अंदर।
और बात करूं मैं इसके संदर्भ में, तो ये क्या होते हैं, भोजन के मुख्य घटक हैं। क्या बात है, लिपिड भोजन के मुख्य घटक हैं, भोजन के क्या है, मुख्य घटक हैं, तथा शरीर में ऊर्जा के मुख्य स्रोत भी हैं। अपन को एनर्जी के, जैसे आप घी तेल की मात्रा अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो आपको एनर्जी ज़्यादा मिलती है, बात में ताकत ज़्यादा मिलती है, जिससे आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगती है। तो ये क्या होते हैं, आपके भोजन के मुख्य स्रोत हैं और ऊर्जा के भी क्या है, मुख्य स्रोत हैं। आगे बात समझ में कौन, वसा। तो इस प्रकार से अपन बात कर सकते हैं लिपिड के बारे में। जनरल इंट्रोडक्शन लिया अपन ने, परिभाषा पढ़ी इसके, किस वर्ग में रखे जा सकते हैं, और ये भोजन का मुख्य घटक है, शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत हैं। आगे बात समझ में, ये तो हो गई लिपिड के बारे में जनरल सी बातें उतार लिया आपने। अब इसके आगे अपन बात करते हैं लिपिड के अंदर और कि लिपिड का वर्गीकरण पढ़ते हैं अपन। आई बात समझ में, तो पहले आपको लिपिड को कितने भागों में बांट सकते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में एक एक के बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे लिपिड के बारे में। ठीक है, चलो ठीक है, मिटाता हूँ इसको। तो अब लिपिड का वर्गीकरण, अगली हेडिंग लगाएं आप, लिपिड का वर्गीकरण। तो अगली हेडिंग हो गई आपके लिपिड का वर्गीकरण। लिपिड का वर्गीकरण मैं आपको एक पहले चार्ट बनाकर बता देता हूँ, लिपिड को कितने भागों में बांट सकते हैं अपन, फिर उसके बाद में अपन एक एक भाग को लेकर अपन चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहले लिपिड के वर्गीकरण के अंदर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, लिपिड। तो लिपिड को सबसे पहले 3 भागों में बांटते हैं अपन। कितने भागों में, 3 भागों में। अगली बात में लब से पहले अपन इसको 3 भागों में बांटते हैं लिपिड को। पहला हो गया आपके सरल लिपिड, पहला हो गया आपके सरल लिपिड, ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपके संयुक्त लिपिड, सरल लिपिड, संयुक्त लिपिड, और लास्ट हो जाएगा आपके व्युत्पन्न लिपिड। व्युत्पन्न लिपिड। अगली बात हम सरल लिपिड, संयुक्त लिपिड और व्युत्पन्न लिपिड के बारे में आप बात करें तो ये आपको 3 भागों में बांट लिया मैंने, सिंपल लिपिड, संयुक्त लिपिड और व्युत्पन्न लिपिड। तो सरल लिपिड को मैं आपके 2 भागों में बांट कर पढ़ सकता हूँ। अगली बात में सरल लिपिड को मैं 2 भागों में बांट कर पढ़ सकता हूँ। तो सरल लिपिड को 2 भागों में बांट सकते हैं अपन। पहला तो हो जाएगा सरल लिपिड का पहला भाग हो जाएगा आपके कौन सा, प्राप्तिक वसा एवं तेल। दूसरा हो जाएगा आपके मोम। तो हो जाएगा प्राप्तिक वसा एवं मोम, प्राप्तिक वसा एवं मोम। और दूसरा हो जाएगा आपके क्या, मोम नहीं, सॉरी, वसा एवं तेल। मोम दूसरा भाग है, वसा एवं तेल, और दूसरा भाग हो जाएगा इसका मोम, है ना, वैक्स बोलते हैं जिसको अपन। ये तो हो गए सरल लिपिड के 2 भाग। फिर दूसरा बात करूँ मैं आपके संयुक्त लिपिड के, तो संयुक्त लिपिड को भी अपन 2 भागों में बांट सकते हैं। संयुक्त लिपिड को भी मैं 2 भागों में बांट कर चर्चा कर सकता हूँ आपके। पहला हो जाएगा आपके संयुक्त लिपिड के अंदर 2 भाग हो जाएंगे आपके फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड, और दूसरा हो जाएगा आपका ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड। और व्युत्पन्न लिपिड का कोई भाग नहीं है। आगे बात समझें,
तो ये दो प्रकार के बांट सकते हैं अपन इसको, फॉस्फोलिपिड एवं ग्लाइकोलिपिड। तो लिपिड के 3 भाग हो गए, सरल लिपिड, संयुक्त लिपिड और व्युत्पन्न लिपिड। इनके बारे में चर्चा की अपन ने, ठीक है। तो फिर इसके रासायनिक संरचना पढ़ेंगे अपन वर्गीकरण के बाद में। तो समझ में आ गई लिपिड के 3 भाग, सरल, संयुक्त और व्युत्पन्न। इनके बारे में अपन एक एक के बाद पहले सरल लिपिड पढ़ लेते हैं, फिर संयुक्त, फिर व्युत्पन्न लिपिड पढ़ेंगे। नाम से पता चल रहा सरल जो एक प्रकार का है, संयुक्त जो है जिसके अंदर एक से अधिक, व्युत्पन्न जो इन दोनों से मिलकर बना है व्युत्पन्न। ठीक है, मिटाता हूँ लिपिड के वर्गीकरण को, अब अपन चर्चा करते हैं इसके आगे। तो हेडिंग चल रही है अपनी लिपिड का वर्गीकरण। लिपिड के वर्गीकरण रासायनिक संगठन के आधार पर है ये वर्गीकरण। होंगे बस किसके आधार पर? रासायनिक संगठन के आधार। तो सबसे पहले 1 नंबर लिख देता हूँ मैं आपके, सरल लिपिड। इसको अपन सम लिपिड भी कहते हैं, ये भी पूछ सकते हैं कभी, है ना, सीधा लिख देते हैं सम लिपिड, तो भी आपको याद रहे। सरल लिपिड और सम लिपिड, इसके अंदर ये क्या होते हैं आपके, एल्कोहलों के साथ वशीय अम्लों के एस्टर होते हैं। यही बात समझना, एक क्या होता है एल्कोहल, मतलब C2H5OH, एल्कोहल का वशीय अम्ल, एल्कोहल के साथ में खूब सारे कार्बन जुड़ जाते हैं, उनके एस्टर जुड़ता है, तो उसे अपन कहते हैं एस्टर क्या है, कार्बनिक पदार्थ है। यही बात समझ, अगर एस्टर जुड़ता है तो उसके साथ में क्या होते हैं आपके, ये आपके वशीय अम्लों के एस्टर होते हैं। ठीक है, अभी संरचना बना के बताऊंगा मैं आपको आगे। तो ये एल्कोहलों के साथ, ये एल्कोहलों के साथ वशीय अम्लों, ये एल्कोहलों के साथ वशीय अम्लों के एस्टर, ये एल्कोहलों के साथ वशीय अम्लों के एस्टर होते हैं। मतलब बनते कैसे हैं सरल लिपिड, एल्कोहल के साथ में अगर अपन खूब सारे कार्बन, जैसे कार्बन 17 से लेकर कार्बन 35 के मध्य अगर होता है तो वो क्या होते हैं, वशीय अम्ल कहलाते हैं। जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कार्बन की मात्रा होती है वो वशीय अम्ल होते हैं। उनके एस्टर होते हैं, मतलब COR, ये श्रृंखला जुड़ी रहती है तो वो एस्टर कहलाते हैं। तो इसके साथ में वशीय अम्लों के एस्टर जुड़ते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, आपके सरल लिपिड बनते हैं। यही बात समझे कि एल्कोहलों के साथ में वशीय अम्लों के एस्टर जुड़ते हैं तो वो आपके वशीय अम्लों के एस्टर क्या कहलाते हैं, सरल लिपिड कहलाते हैं। अब सरल लिपिड को मैंने बताया आपको 2 प्रकार के होते हैं सरल लिपिड। यही बात समझे, सरल लिपिड क्या होते हैं आपके, 2 प्रकार के होते हैं। इनके बारे में अपन ने चर्चा की कि एक तो प्राप्तिक वशक है ना, और ये 2 प्रकार का होता है, ये 2 प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, जिसके अंदर पहला लिखते हैं अपन प्राप्तिक वसा। प्राप्तिक वसा एवं तेल। प्राप्तिक वसा एवं तेल ये क्या होते हैं, ये वशीय ग्लिसरॉल के वशीय अम्लों के ट्राई एस्टर होते हैं। मतलब इनका निर्माण कैसे होता है, जो ग्लिसरॉल के ट्राई अम्ल बनते हैं, ट्राई मतलब जिसके अंदर 3 कार्बन होते हैं वो ट्राई है आपके। आई बात समझ में, ग्लिसरॉल मतलब जो ग्लिसरीन, जो तेलीय पदार्थ होता है, ग्लिसरीन आपने काम में लिया होगा, वो वेस्लिन बनाने में, ये क्या तेलीय पदार्थ होता है। जो क्या होता है उत्पाद है आपके, ये पेट्रोल डीजल इन्हीं के लास्ट में उत्पाद बनता है आपके ग्लिसरीन। इनका उपयोग अपन क्या करते हैं आपके सर्दियों में, जो आपके क्रीम होती है उनके अंदर है ना काम में लिया जाता है ये ग्लिसरॉल। तो ये ग्लिसरॉल
के वसीय अम्ल, वसीय का अम्ल का बता दिया मैंने आपको, जिसके अंदर कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है। वसीय अम्ल के ट्राई एस्टर, वो तो क्या था आपके पूरे बात करें अपन एस्टर मतलब सिर्फ सिंगल कार्बन, ट्राई का मतलब जिसके अंदर 3 कार्बन होते हैं वो ट्राई एस्टर अम्लों के ट्राई एस्टर होते हैं। आई बात समझ में? ये क्या है, प्राकृतिक वसा ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्लों के ट्राई एस्टर होते हैं, अतः इन्हें ट्राई ग्लिसराइड भी कहते हैं। अतः इन्हें ट्राई ग्लिसराइड, ग्लिसरॉल से ग्लिसराइड बन गया, ट्राई एस्टर ट्राई ग्लिसराइड भी कहते हैं। आगे बात में ट्राई ग्लिसराइड भी कहते हैं। और ये वसा तेल द्रव अवस्था में होते हैं। वसा तो क्या होती है, आपने देखा होगा, वसा तो होती है आपके ठोस में, जैसे वसा घी है उसके अंदर वसा की मात्रा ज़्यादा होती है, तो वो क्या है आपके वसा तो क्या होगी ठोस में, तथा तेल किस अवस्था में होगा आपके द्रव अवस्था में होते हैं, द्रव अवस्था में होते हैं। तो इस प्रकार से अपन चर्चा कर सकते हैं कि प्राकृतिक वसा ग्लिसरॉल वसीय अम्लों के ट्राई एस्टर होते हैं, अतः इन्हें ट्राई ग्लिसराइड कहते हैं। ये ठोस वसा तो ठोस अवस्था में, तेल द्रव अवस्था में पाया जाता है। प्राकृतिक वसा एवं तेल के बारे में चर्चा की अपन ने। आई बात समझ में? इसकी अगर मैं संरचना बना के बताऊं तो आपको पहले ये मिटा दूं, फिर इसकी एक अभिक्रिया बता देता हूं। मैं एक सामान्य ट्राई ग्लिसराइड को बनाने की संरचना बना के बता रहा हूं आपको। देखिए मिटा दूं ये तो ग्लिसराइड के ग्लिसरॉल का सूत्र, और उसके अंदर आपके ट्राई ग्लिसराइड कैसे बनता है, वसा प्राप्ति वसा, उसका एक सामान्य सूत्र देखते हैं अपन। देखो जैसे ग्लिसरॉल क्या होता है, जैसे कार्बन के साथ में ये एक कार्बन, ये एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, ये एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ और ये OH जुड़ा हुआ, ठीक है। इसी के साथ में वापस कार्बन की संयोजकता 4 होती है, ये H और ये OH, और वापस कार्बन H OH। ये किसका सूत्र हो गया आपके ग्लिसरॉल का, इसको अपन कहते हैं ग्लिसरॉल। अभी बताया ना मैंने आपको, नाम आया ग्लिसरॉल के वसीय अम्ल होते हैं। इसके साथ में वसीय एसिड फैटी एसिड की बात करें अपन तो वसीय अम्लों के बारे में, इसके अभिक्रिया वसीय अम्लों से करवाते हैं तो कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड O R और OH। वापस कार्बन की अभिक्रिया अपन करवाएंगे, ये मतलब जोड़ते हैं। वसीय अम्ल का सूत्र लिख रहा हूँ मैं आपके लिए। आर का मतलब है खूब सारी बहुत लंबी कार्बन श्रृंखला जुड़ी हुई है इस तरफ। आई बात समझ में? आर का मतलब क्या हो गया आपके, बहुत लंबी कार्बन श्रृंखला जुड़ी हुई है इसके साथ में। क्या जुड़ी हुई है, बहुत ही लंबी कार्बन श्रृंखला जुड़ी हुई है इसके साथ में। ये क्या हो गया, ये किसका सूत्र हो गया, 3 वसीय अम्लों का सूत्र हो गया। ये वसीय अम्ल, वसीय अम्लों की अभिक्रिया से क्या बनेगा आपके वसीय अम्लों से ट्राईग्लिसराइड बनेगा। ये इसके साथ में जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा आपके ट्राईग्लिसराइड बन जाएगा। तो ये क्या होगा, इसके साथ में ये OH है, ये OH इसका, ये एक H, ये बाहर निकल जाएंगे तो 3 जल के अणु बाहर निकल जाएंगे और ये O इसके साथ में सीधा जुड़ जाएगा। देखो कैसे बन रही है अभिक्रिया, बना के बताऊँ मैं आपको। तो कार्बन के ऊपर H जुड़ा हुआ है, इस तरफ H जुड़ा हुआ है, इस तरफ ये बाहर निकल गए OH, तो ये सीधा क्या रहा O के साथ में जुड़ जाएगी। यही बात समझ। फिर और वापस ये H, ये O, वापस कार्बन H हाइड्रोजन और ये O, इसके साथ में सीधा क्या जुड़ जाएगा आपके वसीय अम्ल जुड़ जाएगा। तो ये C डबल बॉन्ड O R, C डबल बॉन्ड O R और C डबल बॉन्ड O R। तो ये किसका सूत्र हो गया आपके ट्राईग्लिसराइड का।
आई बात समझ में? क्या बन गया ये? ट्राइग्लिसराइड। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये सरल लिपिड के अंदर प्राप्तिक वसा एवं तेल बनाने के जो एक फॉर्मूला है वो बताया। ग्लिसरॉल की अभिक्रिया अपन वसीय अम्लों से करवाते हैं तो क्या बनता है? ट्राइग्लिसराइड बनता है, क्योंकि ये 3 कार्बन जुड़ रहे हैं तो इसके कारण ट्राइग्लिसराइड बनता है। मिटा दो ये अभिक्रिया, समझ में आ गई? ये ग्लिसरॉल, इसकी अभिक्रिया अपन वसीय अम्लों से करवाएं तो ट्राइग्लिसराइड बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है? ट्राइग्लिसराइड बन रहा है। अब एक और बचा है आपके, मोम बचा है इस सरल लिपिड के अंदर, वो कर लेते हैं अपन, फिर उसके बाद में अपन आगे बात करेंगे संयुक्त लिपिड की, जो अगली क्लास में करेंगे। तो इसके 2 भाग पड़े ना सरल लिपिड के अपन ने, एक तो प्राप्तिक वसा एवं मोम, तो प्राप्तिक वसा एवं मोम की वसा एवं तेल की तो बात कर ली, इसके 2 भाग पड़े ना, वसा व तेल, इस और दूसरा था आपके मोम। तो मोम के बारे में चर्चा करनी है अपन को। नंबर 2, मोम क्या होते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वैक्स। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं अपन। तो मोम के बारे में, तो मोम क्या है? ये लंबी श्रृंखला वाले मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ये लंबी श्रृंखला वाले मोनोहाइड्रिक, मोनो का मतलब एक, हाइड्रिक का मतलब जल के अणु, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों तथा लंबी श्रृंखला वाले क्या हैं? वाले वसीय अम्लों के लंबी श्रृंखला वाले वसीय अम्लों के एस्टर होते हैं। इनका गलनांक क्या होते हैं? वसीय अम्लों के एस्टर होते हैं। पहली बात तो ये लंबी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मतलब एक एल्कोहल वाली श्रृंखला है जिसके लंबी श्रृंखला वाले वसीय अम्लों के साथ में जुड़ते हैं, और इनका गलनांक क्या होता है? आपके गलनांक तो जानते ही हो आप, वह ताप जिसके ऊपर क्या होता है, इसको MP बोलते हैं ना, मेल्टिंग पॉइंट। वह ताप जिस पर कोई पदार्थ ठोस अवस्था से क्या होता है, द्रव अवस्था में बदलता है, तो वो क्या कहलाते हैं? आपके गलनांक कहलाते हैं। तो इनका गलनांक, इनका मोम का, इनका गलनांक प्राप्तिक वसाओं से अधिक होता है, आई वसाओं ज़्यादा होता है इनका गलनांक। और ये जैसे एग्जाम्पल की बात करें अपन, तो इसका मधुमक्खी का छत्ता देखा है, मधुमक्खी का मोम, छत्ते से जो बनता है ना उसको अपन कहते हैं मोम। तो ये हो गए आपके सरल लिपिड कंप्लीट, जिसके अंदर अपन ने पढ़ लिया प्राप्तिक वसा एवं तेल, और दूसरा पढ़ लिया मोम। प्राप्तिक वसा के अंदर मैंने आपको एग्जांपल बता दिया, ग्लिसरॉल की वसीय अम्लों के साथ में अभिक्रिया करते हैं तो ट्राइग्लिसराइड बनते हैं, जो क्या होते हैं? प्राप्तिक वसा एवं तेल होते हैं। वसा ठोस होती है, तेल द्रव अवस्था में होता है। मोम क्या होता है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों की लंबी श्रृंखला वाले वसीय अम्लों के साथ जुड़ते हैं तो एस्टर होते हैं, और इनका गलनांक अधिक होता है। और ये एग्जाम्पल मधुमक्खी का मोम। ठीक है ना, तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में अपन संयुक्त लिपिड के बारे में चर्चा करेंगे।